नोवो एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं पैसे की दुनिया में, लेकिन एक अलग नजरिए से। आमतौर पर जब हम पैसे की बात करते हैं तो दिमाग में आता है शेयर बाजार, फाइनेंस, नंबर्स। हाँ बिल्कुल। हिसाब किताब, कितना कमाया कितना बचाया। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली खेल इन नंबरों का है ही नहीं। असली खेल तो यहाँ हमारे दिमाग में चलता है। सही कह रहे हैं। ये पूरा खेल मनोविज्ञान का है। हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारी भावनाएं ये तय करती हैं कि हम पैसे के साथ कैसा रिश्ता रखते हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमने मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी को आधार बनाया है। कमाल की किताब है। हाँ, बहुत दिलचस्प। इसमें ऐसी कई बातें हैं जो चौंका देती हैं। हमारा मकसद यही है कि इस किताब से वो गहरी छुपी हुई बातें निकालें। कैसे आम लोग अमीर बन जाते हैं और क्यों क्यों इतने समझदार पढ़े लिखे लोग भी पैसे के मामले में बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। ये वाकई एक पहेली है। शुरुआत करते हैं एक कहानी से। रोनाल्ड रीड, नाम सुना है? शायद नहीं। कौन थे ये? ये अमेरिका में एक चौकीदार थे। पार्ट टाइम गैस स्टेशन पर भी काम करते थे। साधारण सी जिंदगी। अच्छा। लेकिन जब 2014 में उनकी मृत्यु हुई तो पता चला कि वो अपने पीछे $8 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति छोड़ गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? $8 मिलियन? एक चौकीदार? कैसे? यही तो बात है। कोई लॉटरी नहीं, कोई विरासत नहीं, बस सालों साल थोड़ी थोड़ी बचत करते रहे और उसे समझदारी से इन्वेस्ट करते रहे लंबे समय तक। वाह, ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। और ये कहानी हमें सीधे पहले बड़े आइडिया पे लाती है। पैसे के मामले में आपका व्यवहार आपकी बुद्धिमत्ता से ज्यादा जरूरी है। एकदम सही। फाइनेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसके नियम पत्थर की लकीर हों। ये इंसानों से चलता है, उनके डर से, उनके लालच से, उनकी उम्मीदों से। मतलब रोनाल्ड रीड के पास शायद कोई बड़ी फाइनेंस की डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास धैर्य था, अनुशासन था। हाँ, और दूसरी तरफ आप किसी बहुत पढ़े लिखे जीनियस इन्वेस्टर को देख लीजिए जो शायद एक गलत भावनात्मक फैसले की वजह से सब कुछ गवा बैठता है। होता है ऐसा? मतलब कोई कर्ज में क्यों डूबता है ये समझने के लिए सिर्फ ब्याज दरें जानना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको इंसानी लालच, असुरक्षा और जरूरत से ज्यादा आशावादी होने के पैटर्न को समझना होगा। इतिहास गवाह है। ठीक है, तो पहला सबक व्यवहार बुद्धिमत्ता। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, हमारे अनुभव। हॉजल कहते हैं कि पैसे को लेकर हमारी जो सोच बनती है वो हमारे निजी अनुभवों से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। हाँ, और ये अनुभव भले ही दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका एक छोटा सा हिस्सा हो, हमारी सोच का कह सकते हैं 80% तक तय कर देते हैं। जैसे कोई उदाहरण? मान लीजिए किसी ने अपने जीवन में बहुत ज्यादा महंगाई देखी है, जैसे 70 या 80 के दशक में। हाँ, तो वो शायद बॉन्ड मार्केट को लेकर हमेशा थोड़ा शंकित रहेगा। उसे डर लगेगा कि कहीं उसकी बचत की वैल्यू कम ना हो जाए। बुल मार्केट देखा हो। वो शायद शेयरों को लेकर ज्यादा आशावादी होगा। उसे लगेगा कि बाजार हमेशा ऊपर ही जाता है, भले ही दोनों ही बातें पूरी तरह सच ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो बराबर के समझदार लोग पैसे, निवेश, जोखिम, इन सब पर एकदम अलग राय रख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनकी दुनिया अलग अलग अनुभवों से बनी है, उनकी सच्चाई अलग है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम दूसरों के फैसलों को पागलपन समझ लेते हैं। हाँ, जैसे हाउसहोल्ड एक उदाहरण देते हैं कि कम आय वाले लोग लॉटरी टिकट क्यों खरीदते हैं। हमें लग सकता है कि ये पैसे की बर्बादी है, आंकड़े उनके खिलाफ हैं। सही है, जीतने की संभावना तो बहुत ही कम होती है। लेकिन शायद उनके लिए वो टिकट खरीदना एक छोटी सी कीमत पर एक बड़ी उम्मीद खरीदना है, एक ऐसी उम्मीद जो शायद उनके रोजमर्रा के जीवन में कहीं और न मिले। तो उनके नजरिए से ये पागलपन नहीं, एक तरह की समझदारी है। ये सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। सहानुभूति जरूरी है। अच्छा, तो अनुभव हमारी सोच बनाते हैं, लेकिन क्या सिर्फ हमारे फैसले ही नतीजा तय करते हैं? किस्मत और जोखिम का क्या रोल है? हाँ, ये तीसरा बड़ा थीम है, लक और रिस्क। किस्मत और जोखिम ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे? देखिए, जब कोई सफल होता है तो हम अक्सर उसकी मेहनत, उसकी काबिलियत की बात करते हैं। किस्मत की भूमिका को मानना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, थोड़ा अजीब लगता है कहना कि वो तो बस लकी था। बिल्कुल। जैसे बिल गेट्स, वो बहुत होशियार थे, मेहनती थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उन्हें दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक में पढ़ने का मौका मिला जहां उस जमाने में कंप्यूटर था, लेक साइड स्कूल। हाँ, ये तो किस्मत की बात थी। ये एक बहुत बड़ा फायदा था। क्या वो इसके बिना भी सफल होते? शायद। पर क्या इतने ही सफल होते? कहना मुश्किल है। और इसी तरह जब कोई फेल होता है तो हम मान लेते हैं कि उसने काफी मेहनत नहीं की या कोई बेवकूफी भरा फैसला लिया, जबकि हो सकता है वो सिर्फ
बुरे जोखिम का शिकार हो गया हो। मतलब हर कोशिश 100% कामयाब नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, कुछ चीजें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं। कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट ने शिपिंग इंडस्ट्री में नियम तोड़े, बहुत जोखिम लिया और कामयाब हुए। लेकिन कई और होंगे जिन्होंने वही किया और बर्बाद हो गए, उनका नाम हम नहीं जानते। बेंजामिन ग्राम का भी उदाहरण है शायद। हाँ, वॉरेन बफे के गुरु, उनकी ज्यादातर दौलत जाइको में उनके एक बहुत बड़े कंसंट्रेटेड निवेश से आई। वो एक शानदार निवेश था, लेकिन उसमें भी थोड़ी किस्मत तो थी ही कि वो उतना बड़ा बन गया। तो सबक ये है कि कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना हमें ऊपर से दिखता है। एग्जैक्टली सफलता में थोड़ी किस्मत हमेशा होती है और असफलता में थोड़ा जोखिम। हमें दोनों को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं एक और दिलचस्प पॉइंट पर। अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना, ये दोनों अलग चीजें हैं। हाँ, बहुत अलग। ये चौथा अहम विचार है। पैसा कमाना एक बात है, उसे संभाल कर रखना बिल्कुल दूसरी। कैसे अलग हैं ये? पैसा कमाने के लिए आपको शायद थोड़ा जोखिम लेना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन पैसा बनाए रखने के लिए आपको विनम्रता चाहिए, थोड़ा डर चाहिए कि जो कमाया है वो जा भी सकता है, और आपको किफायत यानी सोच समझकर खर्च करने की आदत चाहिए। कोई उदाहरण है ऐसे किसी का जो बनाने में माहिर था पर रखने में नहीं? जैसी लिवरमोर का नाम आता है, 1920 के दशक के मशहूर ट्रेडर। कई बार बहुत पैसा बनाया पर अंत में दिवालिया हो गए। वो जोखिम लेने में और पैसा बनाने में माहिर थे, पर उसे टिका नहीं पाए। और दूसरी तरफ वॉरेन बफे, उनकी सफलता की कहानी सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने कितने अच्छे रिटर्न्स कमाए। असली कहानी है कि वो कितने लंबे समय तक टिके रहे, दशकों तक। उन्होंने ऐसा क्या किया जो वो टिके रहे? उन्होंने कुछ चीजें नहीं की। उन्होंने बहुत ज्यादा कर्ज, जिसे लेवरेज कहते हैं, वो नहीं लिया। उन्होंने बाजार गिरने पर घबराहट में अपनी होल्डिंग्स नहीं बेची। उन्होंने अपनी साख, अपनी प्रतिष्ठा खराब नहीं होने दी। उन्होंने बस ये सुनिश्चित किया कि वो खेल से बाहर ना हो। सर्वाइवल, टिके रहना। हाँ, जैसा कि नसीम तालिब कहते हैं, बढ़त होना और जिंदा रहना दो अलग चीजें हैं। पहले के लिए दूसरे की जरूरत होती है। अगर आप टिके ही नहीं रहेंगे तो अच्छी किस्मत या अच्छे रिटर्न का फायदा कैसे उठाएंगे? ये बात तो गहरी है। टिके रहना ही अपने आप में एक जीत है। अच्छा, अब एक और मुश्किल चीज पर आते हैं, इनफ यानी पर्याप्त को पहचानना। ये शायद सबसे मुश्किल वित्तीय कौशल है। जैसा हाउजल कहते हैं, लक्ष्य को लगातार आगे बढ़ाते जाने से रोकना। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जब आपके पास इतना आ जाए जितना आपकी जरूरतें पूरी करने और खुश रहने के लिए काफी है, तो वहां रुक जाना और ज्यादा के लालच में बेवजह जोखिम न लेना। रजत गुप्ता की कहानी याद आती है यहाँ। बिल्कुल सही। मैकेंजी के ग्लोबल हेड, कई बड़ी कंपनियों के बोर्ड मेंबर्स, $100 मिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ। फिर भी अरबपति बनने की चाह, और उस चाहत में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग जैसा अवैध काम किया और जेल गए। सब कुछ दांव पर लगा दिया उस चीज के लिए जिसकी उन्हें जरूरत ही नहीं थी। ऐसा क्यों होता है? क्यों रोकना इतना मुश्किल है? मुझे लगता है इसकी एक बड़ी वजह है सामाजिक तुलना। हम हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। हमेशा कोई ना कोई ऐसा दिखेगा जिसके पास आपसे ज्यादा है। हाँ, ये तो है। इंस्टाग्राम पे सबकी परफेक्ट जिंदगी दिखती है, और अगर आपके अंदर वो इनफ वाली भावना नहीं है कि मेरे पास पर्याप्त है, तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। खुशी क्या है? हॉफ्जिल कहते हैं, ये बस आपकी उम्मीदों और आपकी असलियत के बीच का फासला है। तो जो आपके पास है और जिसकी आपको जरूरत है, उसे उस चीज के लिए जोखिम में डालने का कोई मतलब नहीं जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है। यही मूल मंत्र है। इसे समझना और अपनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपाउंडिंग की, चक्रवृद्धि। आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था शायद। हाँ, कहा जाता है, और ये वाकई में अजूबा है। लेकिन इसे समझना आसान नहीं है। हमारा दिमाग इसे ठीक से पकड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ज्यादातर लीनियर तरीके से सोचता है। मतलब 8 + 8 + 8 = 24, सीधा सीधा जोड़। हाँ। लेकिन कंपाउंडिंग एक्सपोनेंशियल होती है, घात की तरह। 8 × 8 × 8 ये बहुत तेजी से बढ़ता है, खासकर लंबे समय में। जैसे वो बर्फ युग का उदाहरण देते हैं। हाँ, कि बस कुछ डिग्री तापमान लगातार कम होता गया और धीरे धीरे पूरी धरती बर्फ से ढक गई। छोटे बदलाव, लेकिन लंबे समय तक तो बड़े नतीजे। यह हार्ड ड्राइव की क्षमता का उदाहरण। क्या था वो? 1950 से 1990 तक 40 साल में हार्ड ड्राइव की क्षमता कुछ 100 मेगाबाइट बढ़ी। लेकिन अगले 20-30 सालों में कंपाउंडिंग की वजह से ये लाखों मेगाबाइट या टेराबाइट तक पहुंच गई।
शुरुआत में धीमा लगता है, फिर एकदम से रॉकेट बन जाता है। और वॉरेन बफेट की दौलत का भी यही राज है। बिल्कुल। उनकी 84-85 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ में से करीब 81 बिलियन डॉलर उनके 65वें जन्मदिन के बाद बनी है। ओ, ज्यादातर पैसा बुढ़ापे में आया। हाँ, क्योंकि उन्होंने दशकों तक निवेश किया। उनका असली कौशल सिर्फ अच्छा स्टॉक चुनना नहीं, बल्कि इतने लंबे समय तक टिके रहना था ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। समय समय सबसे जरूरी है कंपाउंडिंग के लिए। धैर्य और समय। रोनाल्ड रीड वाली बात पर वापस आ गए हम। हाँ, घूम फिर के बात वहीं आती है। चलिए अब आखिरी बड़े आइडिया पर आते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का मार्जिन। ये बेंजामिन ग्राहम का कॉन्सेप्ट है ना? हाँ, ग्राहम ने इसे लोकप्रिय बनाया। और ये सिर्फ ये नहीं है कि आप सस्ते में शेयर खरीदें या थोड़ा कंजर्वेटिव रहें। तो फिर क्या है ये? इसका गहरा मतलब है ये स्वीकार करना कि भविष्य अनिश्चित है। आप सब कुछ सही सही अनुमान नहीं लगा सकते। दुनिया में गड़बड़ होगी, चीजें गलत होंगी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक तरह का बफर है। हाँ, ये एक बफर है जो आपको गलत होने की गुंजाइश देता है। ये पूर्वानुमान लगाने को कम जरूरी बना देता है। आप ये मानकर चलते हैं कि आपका अनुमान थोड़ा गलत हो सकता है, इसलिए आप तैयारी रखते हैं। जैसे लास वेगास में कार्ड काउंट करने वाले, वो जानते हैं कि वो हर बाजी नहीं जीतेंगे। उनका एक एज होता है, लेकिन किस्मत पलट भी सकती है। इसलिए वो कभी अपना सारा पैसा एक बाजी पर नहीं लगाते, वो हारने की गुंजाइश रखते हैं। या जैसे बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती दिनों में किया। बिल्कुल, वो हमेशा कंपनी के पास इतना कैश रखते थे कि अगर 1 साल तक कोई आमदनी न हो तब भी कंपनी चलती रहे, कर्मचारियों की सैलरी दी जा सके। वाह, ये तो जबरदस्त सुरक्षा थी। हाँ, ये आपको उस एक बुरी घटना से बचाता है जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है, आपको खेल से बाहर कर सकती है। ये आपको टिके रहने में मदद करता है ताकि लंबी अवधि में अच्छी किस्मत या कंपाउंडिंग आपके पक्ष में काम कर सके। तो ये सारे सिद्धांत, व्यवहार, अनुभव, किस्मत, टिके रहना, इनफ, कंपाउंडिंग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सब मिलकर पैसे के मनोविज्ञान की एक तस्वीर बनाते हैं। हाँ, और ये तस्वीर बताती है कि वित्तीय सफलता गणित के फॉर्मूलों से कहीं ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं, आप कितने धैर्यवान हैं, आप जोखिम को कैसे समझते हैं और आप अपने अनुभवों से कैसे सीखते हैं। रोनाल्ड रीड की कहानी से लेकर वॉरेन बफे की रणनीति तक बार बार यही सबक सामने आता है, व्यवहार और समय। और अंत में एक विचार, क्या सबसे तर्क संगत यानी रैशनल आर्थिक फैसला हमेशा सबसे अच्छा होता है? मतलब हो सकता है कोई निवेश रणनीति कागज पर सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली दिखे, एकदम गणितीय रूप से परफेक्ट। हाँ। लेकिन अगर वो रणनीति इतनी उतार चढ़ाव वाली है कि आप रात को सोने नहीं पाते या आप डर के मारे गलत समय पर उससे बाहर निकल जाते हैं, तो क्या वो वाकई आपके लिए अच्छी है? शायद नहीं। शायद ज्यादा जरूरी वो उचित यानी रीजनेबल फैसला है, जो शायद गणित में बेस्ट न हो, लेकिन जिसके साथ आप सहज हों, आप लंबे समय तक टिके रह सकें। क्योंकि आखिर में सबसे अच्छी योजना वही है जिस पर आप अमल कर सकें। बिल्कुल, वही प्लान काम का है जिसे आप निभा पाएं। बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी पड़ताल पैसे के मनोविज्ञान की। उम्मीद है आपको ये बातचीत दिलचस्प लगी होगी। हाँ, ये ऐसे विचार हैं जिन पर हम सबको सोचना चाहिए, चाहे हम निवेश करते हों या नहीं। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नोवो एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे भविष्य के विश्लेषणों से जुड़े रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।